हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बॉटनी का एडवर्टाइजमेंट, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सारी चीज़ें। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट है ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपके एमपी गवर्नमेंट ने असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पोस्ट एडवर्टाइजमेंट दिया है, जिसमें इसके अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये एक फिक्स बेसिस पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर पे स्केल मेंशन किया गया है। इसके अलावा इसमें एक आप बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका जो भी डिग्री है उसमें 55% होना कंपलसरी है, अगर आपने इंडिया से किया है। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया के हैं या फॉरेन कंट्री से कहीं से आपने डिग्री कंप्लीट की है तो भी आपको रिलेवेंट डिग्री में 55% होना जरूरी है। इसी के साथ हम देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए जो वैकेंसी निकाली है ये 2024 के लिए है। पोस्ट है आपका 24 का एग्जाम है। ये इन्होंने यहाँ पर एग्जाम डेट मेंशन किया है। इसके साथ ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल कर सकते हो आप, और इसके फॉर्म की जो डेट्स है मतलब फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा आपका 27 फरवरी 2025 से, और एंड डेट दी है 26 मार्च 2025। ये जो फॉर्म है ये नून 12 बजे तक ही है। ठीक है, आप इस वेबसाइट से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा। ये मैं डिटेल बात कर रही हूँ सहायक प्राध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए। इसकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर है, 1 जून 2025 को इसका एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए कंपलसरी एलिजिबिलिटी है कि आपका रिलेटेड सब्जेक्ट या साइंस स्ट्रीम से, अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिलेटेड सब्जेक्ट जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मेंशन किया है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट वाले बॉटनी के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ मैं सिर्फ बात कर रही हूँ परसेंटेज की। अगर आप का जो भी डिग्री है मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपका 55% होना कंपलसरी है, अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटी से हैं तो। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपको 55% इज कंपलसरी। इसके साथ एक और कंपलसरी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास यूजीसी और सीएसआईआर नेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, दैट इज नेट, ये आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आपके पास नेट क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप सेट क्वालिफाई होना चाहिए, और ये भी एमपी स्टेट का ही होना चाहिए। ये दोनों और है, मतलब या तो नेट या तो सेट होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पीएचडी हैं वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एमपी का ही सेट होना जरूरी है। अगर आप सेट है आपके पास तो जिन स्टूडेंट के पास सेट है दूसरे स्टेट का, सपोज कि कोई राजस्थान का है उसका राजस्थान का सेट क्लियर है तो दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई हियर। अगर उनके पास नेट है तो डेफिनेटली वो एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। पर अगर सिर्फ सेट की बात करें तो आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट का सेट होना कंपलसरी है। बॉटनी के लिए आपका मास्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो बॉटनी में, या फिर अलाइड सब्जेक्ट जिनका है वो लोग भी एलिजिबल हैं बॉटनी की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो अलाइड सब्जेक्ट में है आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स ऑल्सो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड सीड टेक्नोलॉजी। जिन्होंने इस स्ट्रीम से भी अपना पीजी किया है वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है बॉटनी का फॉर्म फिल करने के लिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 ईयर is the minimum and 40 year is the maximum age limit for all the candidates। सभी के लिए इतनी एज लिमिट होनी चाहिए। ये कहीं कहीं पर रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कैटेगरीज को, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी,
इनको एज रिलैक्सेशन है और ये मैक्सिमम 5 ईयर तक हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर है तो रिलैक्सेशन के बाद भी ये मैक्सिमम 45 ईयर होगा, इससे ज्यादा किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं रहेगा और इससे अधिक आयु में छूट नहीं है किसी को भी। तो जिन जिन भी जो भी कैंडिडेट इस एज लिमिट में आते हैं वो लोग डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन्होंने पीएचडी 19 सितंबर 1991 में से पहले कर लिया था, जिन्होंने अपना पीजी, उन कैंडिडेट को अपने पीजी के परसेंटेज में 5% की छूट है और अगर उनका 50% भी है अगर अपने पीजी में तो दे आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। ओके, इसके अलावा एक अधिसूचना है एमपी गवर्नमेंट ने दिया है 2018 यूजीसी के थ्रू डिटेल दिया गया इसका। 2018 के अनुसार एसटी, एससी और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट है उनके पीजी और यूजी कोर्सेस में भी उनको 5% की छूट है। मतलब अगर उनका 55% अगर पीजी यूजी में नहीं है और 50% भी है तो दे आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। ये एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो ये काउंट कब से होगी, तो ये काउंट होगा आपका 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट में जो दी है वो डेफिनेटली आप वही फिल करें और उसी को यूज करें अपने ऑनलाइन फॉर्म जब फिल करेंगे तब। तो आप 10th की मार्कशीट में जो भी डिटेल दी है, जैसे आपके फादर का नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम जैसा लिखा है फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखें, वही डिटेल सारी फिल करनी है आपको। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई हमारी एज लिमिट को लेकर। और एज कब से काउंट होगी, 1 जनवरी 2025 से। फॉर्म फिल करने के लिए एक और कंपलसरी एरिया क्राइटेरिया है कि आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो ये एमपी के कैंडिडेट्स के लिए, जो लोग एमपी से हैं उनके लिए ये कंपलसरी है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करोगे तब ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तब उसमें कंपलसरी डॉक्यूमेंट में ये आपको भिजवाना पड़ेगा कार्यालय तक। ठीक है, तो ये कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है। तो आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, आपने रोजगार पंजीयन नहीं करवाया है तो आप उसको करवा लें, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं रखा गया है। इसके अलावा जो एमपी गवर्नमेंट में वर्किंग है, कहीं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या स्वशासकीय मतलब सेल्फ फाइनेंस जैसी कोई संस्था पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई है। और अगर आप कहीं पर वर्किंग है तो आप अपना एनओसी लगा सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा के आप, इससे आपको छूट मिल जाएगी कि आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन शो करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो हर कैटेगरी में एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो अगर डिटेल पोस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर यूआर मतलब आपका अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का टोटल 190 पोस्ट है आपके पास, जहां पर हर सेक्टर में मेंशन किया कि कितनी पोस्ट है। इसमें से जो कैंडिडेट गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म में अभी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व की गई है और यहाँ पर उसका नंबर दिया है कि अनरिजर्व में कितना, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कितना होगा। के अलावा ईडब्ल्यूएस में भी मेंशन हुआ है अतिथि मतलब गेस्ट फैकल्टीज के लिए। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट है एमपी स्टेट के ही, उनके लिए भी कुछ रिजर्व सीट्स है जो कि यहाँ मेंशन किया है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विजिबली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांगजन, उनके लिए 3 कैटेगरी होती है, एलडी, वीएच और एचएच। इनके हिसाब से भी यहाँ पर पोस्ट अलग अलग दी है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डला है कि जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, है ना, उनके लिए एमपी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि जब रिजल्ट होगा, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो दो भाग में आएगा।
एक होता है आपका मुख्य भाग और एक होता है प्रावधिक, मतलब कि मेन लिस्ट, और ये होता है आपका प्रोविजनल लिस्ट। तो ये 13% के हिसाब से और ये 87 के परसेंट के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जिसका डिटेल यहाँ पर दिया है और उनकी पोस्ट भी दी है। तो 87% में हर कैटेगरी में कितनी पोस्ट है या किस हिसाब से सिलेक्शन होगा, और ये 13% का भी यहाँ पर डिटेल और पोस्ट दिया गया है। ये जो लिखे है ना UR ST SC, तो यहाँ सबका डिटेल दिया है कि UR का फुल फॉर्म क्या होता है, ST का क्या होता है, OBC का, ये आप चेक कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो MP स्टेट से नहीं आते, वो उन लोगों के लिए, अगर आउट ऑफ स्टेट के हैं, मतलब MP से बाहर के, अगर कोई ST SC या OBC में आते हैं उनके स्टेट में, और वो अप्लाई कर रहे हैं MP स्टेट के लिए, तो यहाँ पर ये UR कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। MP से जो कैंडिडेट है वो ST SC या OBC कैटेगरी से आ रहे हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ये कैंडिडेट अगर MP के ही रहने वाले हैं, तो इनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिला है और उसकी पोस्ट का हमने डिटेल ऊपर देख ही लिया है। तो ये लोग यहाँ पर एलिजिबल है रिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर आउट ऑफ स्टेट से आप हो तो आप यहाँ पर UR कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पर एक एग्जाम होगी जो MCQ बेस्ड होगा, और एग्जाम में आप जो भी मार्क्स मिलेंगे आपको उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू में हर पोस्ट के हिसाब से 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। तो यहाँ इसके अलावा और भी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम की एग्जैक्ट डेट क्या होगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सब आयोग अपनी वेबसाइट पर सेपरेटली डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसके एडवर्टाइजमेंट में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होगी, किन के लिए रिजर्वेशन है, आउट ऑफ MP के कैंडिडेट किस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, और इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में एंड में दिया है आपको कि ये एडवर्टाइजमेंट कब रिलीज हुआ है, फॉर्म कब से आना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, और अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर डेट मेंशन है। आप एक बार ये शेड्यूल चेक कर ले फॉर्म फिल करने से पहले। हम है उपलब्धि बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म से, जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और हम फ्री करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स को। अभी रिसेंटली हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेपरेट बैच स्टार्ट किया है। और डिटेल के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। और हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है CSIR नेट के एग्जाम्स को देखते हुए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर मैंने अपने ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।